हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज एक बढ़िया आईटी सेक्टर का स्टॉक। आप लोग बहुत इंतज़ार करते हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स का। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मेल भी करते हैं कि आप प्लीज़ लेकर आइए। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन आईटी सेक्टर स्टॉक। अब अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स देता ही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना और दोस्तों यारों को शेयर ज़रूर कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भैया, आज जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है कोफोर्ज। जी, कोफोर्ज कंपनी है आज जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट जान लेते हैं कि कंपनी शुरू क्या हुई थी, काम क्या करती है और कैसे करती है। ठीक है, तो कंपनी शुरू हुई थी साल 1992 में। 1992 में कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड और आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग काम करती है। एंड टू एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। साथ ही साथ इंडिया की टॉप 20 कंपनीज में आती है जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती हैं या सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं। तो कंपनी टॉप 20 कंपनीज के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है भैया। देन ये किस किस जगह पर काम कर रही हैं, किन किन जगहों पे इनके काम होते हैं, कौन इनके बड़े क्लाइंट्स हैं, ज़रा नाम सुन लीजिए। ब्रिटिश एयरवेज, आईएनजी ग्रुप, एससीआई इन्वेस्टमेंट, सेबर एंड एसआईटीए। ठीक है, अब आप एक चीज़ सोचिए, इतने बड़े बड़े नामों के साथ ये कंपनी काम कर रही है, एंड टू एंड बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। बात करते हैं एक्विजिशन की। कंपनी का नाम पुराना था एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। मई 2019 में प्रमोटर्स ने अपना 30.2% का जो स्टेक था वो एक कंपनी को सेल करा जो आज इनकी मालिक है, जिसको हल्स्ट बीवी कहते हैं। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन डच में क्या है, इंग्लिश में क्या है, डोंट नो, बट मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट हाँ, इनका नाम यही है, HULSTBV इनका नाम है। ठीक है, अगस्त 2019 में जो क्या कहते हैं हल्स्ट कंपनी थी, इन्होंने एक ओपन ऑफर निकाला और उसमें 40% स्टेक एक्वायर करा। ठीक है, पब्लिक से। और साथ ही साथ इसका टोटल स्टेक कोफोर्ज में हो गया 70.05% का। तो ये कहीं ना कहीं इनके प्रमोटर बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि कंपनी के प्रमोटर कौन हैं। 2019 में क्या हुआ था, इन्होंने अपना प्रमोटर्स ने स्टेक सेल करा इस कंपनी को और पब्लिक ऑफर निकालकर 2019 में ही इन्होंने अपना स्टेक 70% कर लिया था कंपनी के अंदर। अब हम ये जानते हैं कि इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या हैं। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के मामले में ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल असिस्टेंट्स बनाते हैं, डीप लर्निंग पे काम करते हैं, मशीन लर्निंग पे काम करते हैं, मल्टी करेंसी पे काम करते हैं, मल्टी लिंगुअल इनके काम है, मल्टी चैनल एंड एक्सपीरियंस का काम है, इमेज रिकग्निशन का काम करते हैं, RPA, NLP, वर्क फ्लो ऑटोमेशन का, क्लाउड सर्विसेज का जो बहुत कॉमनली आजकल लोग यूज़ भी करने लगे हैं, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी का काम करते हैं, साथ में सैप सर्विसेज का भी ये कंपनी काम करती है। तो दोस्तों, बहुत फैला हुआ काम है, बहुत सारे वर्टिकल्स में इनका काम है। तो कंपनी का काम जो है बहुत एक्सटेंसिव है। दोस्तों, काम तो समझ चुके हैं, अब ये समझना ज़रूरी है कि किन किन सेक्टर्स को ये कंपनी केटर करती है, कौन कौन से सेक्टर हैं जो इनके इस काम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी केटर करती है वो करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, हेल्थ केयर सेक्टर एंड लाइफ सर्विसेज को, साथ ही साथ हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर को और रिटेल एंड CPG सेक्टर को। इन्होंने शायद ही कोई सेक्टर होगा जो छोड़ा होगा। हर सेक्टर की कंपनीज को ये केटर करती है, हर सेक्टर का कोई ना कोई काम ये कंपनी करती है। तो कंपनी को ये इशू नहीं है कि उनका रेवेन्यू सिर्फ एक दो जगह से आएगा। उनका रेवेन्यू अगर एक सेक्टर में कहीं स्लो डाउन है तो बाकी सेक्टर से जो काम चल रहा है वहाँ से इनका रेवेन्यू आता रहेगा। तो ये चीज़ हमें कंपनी के बारे में अभी तक समझ आई है। दूसरा, अब किस लोकेशन से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है कंपनी, काम क्या कर रही है समझ गए, लेकिन कंपनी पैसा कमा रही है, लेकिन किन किन जगहों से इनके पास पैसा आता है वो समझते हैं। ठीक है, USA से 52% इनका रेवेन्यू आता है, USA से। साथ ही साथ यूरोप, मिडल ईस्ट, एशिया एंड अफ्रीका में जो ये काम है उससे 36% इनकी अर्निंग है। एशिया पैसिफिक में इनकी 8% अर्निंग है और सिर्फ इंडिया से 4% अर्निंग है। तो यानी इनका मेजर काम बाहर है, इनका इंडिया में काम सिर्फ 4% का है, बाहर सारा मेजर काम ये करते हैं। 96% काम इनका मेजॉरिटी बाहर ही है। इसके प्लस और आपको माइनस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ
किस सेक्टर से अर्निंग करती है। अब तो हमने एरिया लोकेशन समझ ली, सेक्टर भी तो समझ लें। BFS सेक्टर जो होता है उससे 26% की इनकी अर्निंग है, इंश्योरेंस सेक्टर से 28% की अर्निंग है, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से 19% की अर्निंग है, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंड मिसलेनियस सेक्टर से या अदर सेक्टर से 27% की अर्निंग है। तो ये सेक्टर वाइज भी आपको मैंने बता दिया कि किस सेक्टर से कितना अर्न करते हैं। कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, $720 मिलियन की कंपनी के पास करंट ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? ऑर्डर आ रहे हैं इंटेलिजेंट ऑटोमेशन जो सर्विस ये देते हैं उससे 14% ऑर्डर हैं, डेटा इंटीग्रेशन के 21% ऑर्डर हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के 12% ऑर्डर हैं, BIPM 11%, CIMS 18%, ADM 75%। तो ये अलग अलग वर्टिकल्स हैं जहाँ से इतने सारे ऑर्डर्स इनके पास हैं जो टोटल वैल्यू क्रिएट करते हैं $720 मिलियन की। यानी कंपनी के पास अच्छी ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्लाइंटेल की। जो फोर्ब्स ग्लोबल के 1000 क्लाइंट्स की लिस्ट है उसमें 60+ क्लाइंट्स को ये सर्व करते हैं, जो टॉप 60+ क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करते हैं। साथ ही साथ जो इनके टॉप 5 क्लाइंट्स हैं वो 30% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन करते हैं। 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टॉप 5 क्लाइंट्स से इनका आता है और फोर्ब्स के 60 बड़ी कंपनीज को ये सर्व करते हैं। कंपनी ने फंड रेज भी करा है दोस्तों, रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स से करा है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इन्होंने करा था। 340 करोड़ का इन्होंने करा है, जो कंपनी के एक्सपेंशन और बाकी सब चीज़ों के लिए इन्होंने करा था, वो इन्होंने फंड रेजिंग करी है। अब मैं बात करता हूँ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। कंपनी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं और फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स क्या हैं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी ने 11 बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हैं जो $1.1 बिलियन के हैं। कंपनी ने 11 नए कॉन्ट्रैक्ट $1.1 बिलियन के साइन करे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ कंपनी काम कर रही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेगमेंट को बढ़ाने में नॉर्थ अमेरिका में कंपनी बैंकिंग एंड जो आपके इंश्योरेंस सेगमेंट है उसमें बहुत फोकस कर रही है, सो दैट वहाँ पे अपना रेवेन्यू और अपना बिजनेस बढ़ा सके। तो कंपनी उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियसली काम कर रही है। दोस्तों प्रोज एंड कॉन समझिए। जब कंपनी बाहर काम करती है तो एक्सेप्टेबल करेंसी होती है डॉलर में जब भी वो अमाउंट उनको मिलता है तो डॉलर का प्राइस बढ़ने से कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है। ये मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया था कि मान लीजिए कंपनी को $1,00,000 का काम मिला, जब काम मिला तो वो 75 रुपीज़ का $1 था, तो यानी 75 लाख रुपए का काम मिला, बट पेमेंट हुई काम होने के बाद, तो तब डॉलर का रेट 83 हो गया, तो कंपनी को 8 लाख रुपए सीधा बढ़कर इंडियन करेंसी में मिलेंगे। ये एक सबसे बड़ा प्रोज है। प्लस इंटरनेशनल जब भी आप काम करते हैं तो इंटरनेशनल काम करने में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपके जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं, आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ भी साइन कर सकते हैं जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं। आपको नए क्लाइंट्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ आपका एक जो फुटप्रिंट बाहर जम जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कॉन्स की। देखिए आज की डेट में इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हो या कैसे भी रिलेशंस हो किसी भी कंपनी के साथ, या ट्रेड रिलेशंस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन की वॉर ने हमें एक चीज़ समझा दी है कि वर्ल्ड में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अगर एक कंपनी 96% बिजनेस अपना बाहर कर रही है तो कहीं ना कहीं ये रिस्क हमेशा उस कंपनी के लिए बना रहेगा कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ इन चीज़ों पर भी नज़र बना कर रखे, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ का अगर इफ़ेक्ट आएगा तो कंपनी का बिजनेस हैम्पर होगा, क्लियरली हैम्पर होगा। इसमें कोई कंट्री भी कुछ नहीं कर सकती। तो एक कंपनी क्या चीज़ है। रशिया यूक्रेन की वॉर में कितनी कंट्रीज़ ने अपना समझाने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, बट रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये चीज़ कंपनी के लिए एक बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने वाली है कि अगर आप 96% बिजनेस बाहर करते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये हमेशा एक तलवार लटक रही है कि अगर कंट्रीज़ के रिलेशन ख़राब हुए तो कंपनी का बिजनेस जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर डॉलर की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई, अगर $1 जो आज 80-82 रुपये का चल रहा है वो गिर के 70-72 रुपये का हुआ तो कंपनी को लॉस भी होता है, क्योंकि कंपनी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो डॉलर्स में मिलता है, पेमेंट डॉलर्स में आती है। तो डॉलर का बढ़ना प्रो है, डॉलर का गिरना कॉन है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं इसके लिए। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि कंपनी धंधा क्या करती है। अब हम देखते हैं कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ कंपनी का जो प्राइस है
स्टॉक का 3,950 रुपीज़ का है, मार्केट वैल्यू 24,110 करोड़ की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी 1.29% का डिविडेंड देती है, कंपनी 0.27 का डेट टू इक्विटी रेशियो रखती है, जो कि कम है, काफ़ी कम है, बट ज़ीरो हो जाए तो और बेहतर रहेगा। साथ ही साथ कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ देखें तो ROCE 32.1 का है, ROE 25.4 का है, यानी रिटर्न रेशियोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यानी कंपनी बिजनेस में पैसा कमा रही है। साथ ही साथ वैल्यूएशन पे अगर बात करूं, कंपनी का स्टॉक का जो PE रेशियो है वो 32.5 का है, इंडस्ट्री का 31.6 का है। तो यानी स्टॉक वैल्यूएशंस पे मतलब थोड़ा सा ही ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा नहीं। बट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैं देखूँ तो इंडस्ट्री का 2.02 है, इनका 8.52 है, तो यहाँ ये ओवर वैल्यूड है। पेग रेशियो 1.62 का है, थोड़ा सा है ओवर वैल्यूड, बट ज़्यादा नहीं, पेग रेशियो पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है हमें। साथ ही साथ अब हम देखते हैं सेल्स का डेटा, जो मार्च 2011 से अवेलेबल है हमारे पास। मार्च 2011 में सेल्स थी 1232 करोड़ की, 1232 करोड़ की सेल थी मार्च 2011 की, ठीक है। अब वो सेल बढ़कर हो गई है मार्च 2022 में 6432 करोड़ की, तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 5 टाइम्स सेल्स बढ़ चुकी हैं इनकी। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट अगर हम चेक करें तो मार्च 2011 में था 185 करोड़ का, जो बढ़कर 715 करोड़ का हो चुका है मार्च 2022 के अंदर। तो प्रॉफिट भी इनका 4-5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, तो कंपनी ने ग्रोथ देखिए शो करी है हमें। साथ ही साथ अगर हम देखें इनके रिजर्व्स क्या थे, क्योंकि रिजर्व से ही हमें डिविडेंड मिलता है और कंपनी अपनी कैपिटल एक्सपेंशन करती है, तो रिजर्व्स थे 693 करोड़ के मार्च 2011 में, बोरोइंग थी 12 करोड़ की, तब 12 करोड़ रुपए का लोन था इनके ऊपर। अब सितंबर 2022 इन 2 क्वार्टर्स के इस साल के अंदर इनके रिजर्व्स हैं 2767 करोड़ के और बोरोइंग्स हैं 755 करोड़ की। तो यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने थोड़ा सा लोन भी इंक्रीज़ करा है, बट अपने रिजर्व्स को भी ऑलमोस्ट 4 या 5 टाइम्स इन्होंने वो भी इंक्रीज़ करा है। तो यानी कंपनी अपना लोन तो पे ऑफ कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, पर इनकी बोरोइंग्स हैं, इनको इस पे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि एक स्मूथ वो रहे इनका फ्यूचर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स चेंज हुए थे। यहाँ पर अगर मैं प्रमोटर्स की बात करता हूँ तो दिसंबर 2019 में प्रमोटर 70.11 की होल्डिंग रखते थे। सितंबर 2022 तक की होल्डिंग डिप होकर 40.06 की रही है, यानी प्रमोटर्स ने अपना स्टेक सेल करा है। पैसे कंपनी के फ्यूचर के जुटाने के लिए इन्होंने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 30% सेल करा है। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा इशू रहता है। FIIs का अगर मैं देखूं तो FIIs ने जो दिसंबर 2019 में होल्डिंग रखते थे 13.39% की, वो बढ़कर 21.02% की है सितंबर 2022 तक। 8% FIIs की होल्डिंग बढ़ी है। DIIs जो 7.55% की होल्डिंग रखते थे दिसंबर 2019 में, वो बढ़कर 26.45 की हुई है, यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जैसे इंश्योरेंसेस, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और इस टाइप के जो भी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं बड़े, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 19% इनकी इंक्रीज़ हुई है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का स्टेक भी पहले 0.15 का था, जो उन्होंने निकाल दिया है। पब्लिक 8.8% होल्ड करती थी दिसंबर 2019 में, और अब 12.47 होल्ड करती है, यानी पब्लिक का भी भरोसा है। तो जो चीज़ प्रमोटर ने सेल करी वो FIIs ने, DIIs ने और पब्लिक ने खूब खरीदी है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम ध्यान रखें। देखिए मैं एक चीज़ आपको आज एक और बोलता हूँ, मल्टी बैगर हर कोई ढूंढना चाहता है पर सबको मिलते नहीं हैं। हमें फोकस करना चाहिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पे। कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के अंदर जब आप फोकस करेंगे तो आपको साल दर साल रिटर्न मिलते रहेंगे। मल्टी बैगर का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत मल्टी बैगर्स देखे हैं, क्योंकि देखिए मल्टी बैगर्स ऐसा होता है चलने के बाद लोगों को पता चलता है तो मल्टी बैगर हो गया, बट जब वो नहीं चलता है, एक बहुत लो फेज़ में होता है, उस टाइम पे स्टॉक को खरीदने का कन्विक्शन सबके अंदर नहीं होता है। तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि पीपल शुड फाइंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स रादर देन मल्टी बैगर्स। तो ये एक मेरा कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों स्टॉक का पूरा एनालिसिस बता दिया, बिजनेस का बता दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि
ये जो वीडियो थी ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा। इसको समझिए बिज़नेस को, और कॉल सोच समझ के आप लीजिए कि आप क्या सोचते हैं इस बिज़नेस के बारे में। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कुछ भी अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करिए, सो दैट एक बेटर और इन्फॉर्म डिसीजन आप ले पाएँ। साथ ही साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि रिसर्च में बहुत मेहनत लगती है, हफ्ता लगता है एक रिसर्च करने में, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए, क्योंकि मैं इसी मोटो पर काम करता हूँ कि स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।